चलिए, तो अब आते हैं हाँ, तो बताएं कि आपको इनपुट लेना है या आउटपुट या प्रोसेसिंग करना है, प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर हम लोग प्रोग्राम को राइट करते हैं, एडिट करते हैं और उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, पाइथन है। मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम जब सीख लेते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ कंजुगेट करके आप क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, कमोबेश सब जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में लॉजिक सेम होता है, तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं कहूं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट सब में लेना होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्रामिंग क्या होगा, तो ऑब्वियसली 2 नंबर इनपुट लेना होगा, दोनों को भी जोड़ने के लिए प्लस सिंबल का यूज करना होगा, और दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको प्रिंट कराना होगा। तो ये सारा चीज कमोबेश ये लॉजिक सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। चाहे आप सी में पढ़ लें, यही मैकेनिज्म काम करेगा, C++ में पढ़ लें, यही मैकेनिज्म काम करेगा, या अदर लैंग्वेज किसी में पढ़ लें, यही मैकेनिज्म काम करेगा। तरीका सबका अलग होता है। जैसे सी कहता है कि मैं इनपुट लूंगा स्कैनफ वर्ड से, क्यू बेसिक कहता है, क्यू बेसिक भी एक लैंग्वेज है, थोड़ा ऑब्सोलीट लैंग्वेज है, और पीपीयू ऑब्सोलीट चीजों को ही पढ़ाता है। बीसीए में भी ये लैंग्वेज यूज करता है, बीसीए के फर्स्ट ईयर के बच्चे ये पढ़ते हैं। तो आप लोग के चूंकि बेसिक जानकारी ही लेनी है इसको, तो क्यू बेसिक कहता है इनपुट के थ्रू मैं इनपुट लूंगा, इनपुट वर्ड का यूज करूंगा, है ना। जावा रीडलाइन का यूज करता है। तो तरीका अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि जोड़ने के लिए ऐड यूज करूंगा, प्लस सिंबल यूज करूंगा, सबका वही चीज है। तो कमोबेश जो बच्चे बीसीए के होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस पे जाना चाहते हैं, वो कोई भी एक लैंग्वेज अच्छा से सीख लेते हैं, फर्दर उनको बाद में फिर लैंग्वेजेस सीखने में क्या होता है, आसानी होता है। तो आप लोग के उतना डेप्थ में तो नहीं जाना है कि लैंग्वेज जाएंगे, जितना बीसीए को डेप्थ में जाके, चूंकि बीसीए को वर्कआउट करना रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी रहना चाहिए एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट। अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, वैसे कंपनी है जो आईटी सेक्टर की कंपनी हो, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये क्या कोडिंग है, कैसे कोडिंग कर रहा है, क्या कोडिंग, आप कोडिंग कर नहीं सकते हो, लेकिन कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको है कि ये ऐसे होगा। और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जो कोडिंग की जानकारी भी रखते हैं वेबसाइट से रिलेटेड कोडिंग के लिए, है ना। तो वो जानकारी आपको इसमें रखना है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानना है, ओवरव्यू जानना है, कि दिमाग में ये नहीं रहे कि कोडिंग क्या होता है, कैसे होता है। कोडिंग सिर्फ नाम सुने हैं बट देखे नहीं है। तो थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, यही इसका पर्पस है। जैसे बीइंग एन आईटी, हम लोग भी आईटी से एमसीए किए थे, लेकिन हम लोग का भी एक पेपर होता था अकाउंटिंग का, है ना। भले इंटरेस्ट आए या ना आए अलग मैटर है, बट थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। अकाउंटिंग पेपर होता था, हम लोग पढ़ते भी थे। तो ये चीजें होनी चाहिए। एकेयू में देखा जाए तो पूरा पूरा बड़ा सा चैप्टर है अकाउंटिंग का वहां पर भी। तो जिस तरह आईटी के बच्चों को मैनेजमेंट की कुछ पेपर की जानकारी होनी चाहिए बेसिक, उसी लिहाज से देखा जाए तो आपको भी मैनेजमेंट को थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो, या वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज का हो, या डेटाबेस का हो। ठीक है, तो यहां पर जैसे एक तो हो रहा है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी जानकारी होनी चाहिए। ये तो सबको होनी चाहिए, ये तो मैनेजमेंट आईटी तो छोड़ ही दीजिए, सबको होनी चाहिए। तो इसकी पढ़ाई तो आपको हो रही है, अंजेश सर क्लास ले रहे होंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, तो वो पार्ट वो कवर कर लेंगे। मैं आपको पार्ट कवर करूंगा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, क्यू बेसिक और थोड़ा सी लैंग्वेज, और थोड़ा बहुत डेटाबेस के बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, ये दोनों कवर अंजेश सर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जानना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। टर्म्स आप लोग यूज करते होंगे, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम,
है ना। तो ये सारा कैसे है, क्या काम करता है, तो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आपको बेसिक जाननी चाहिए। आपके पास सिस्टम है तो आप उस टेक्नोलॉजी को समझ सके, है ना। जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मालूम ही नहीं, दुकान पर सिस्टम भी खरीदने जाते हैं तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि क्या है, वो बात नहीं कर पाते, उनको टेक्निकल पता ही नहीं है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे दे रहा है, विंडोज 10 के साथ क्या दे रहा है। या अगर देखते हैं कि फॉर्मेट अगर कोई गड़बड़ भी हो जाएगा तो घर पर भी आप फॉर्मेट मार सकते हो, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन नहीं जानकारी के चलते आप 500-1000 पे करके देते हो। जबकि वो अगर आप सीखे हुए हो, इस टर्म्स में आप जान जाओगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप घर बैठे भी अपने सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद से फॉर्मेट मार के ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सब बेसिक आपको टेक्नोलॉजीज जाननी चाहिए। तो ये दोनों चीजें मैं आपको क्या करूंगा, कवर करूंगा यहाँ, ठीक है। और इसको अंजेश सर अभी पढ़ा रहे हैं और फिर इसको भी वो कवर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, ये दो चीज है। उसके बाद एक ये तो हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यू बेसिक और सी लैंग्वेज, दोनों के बारे में सीखेंगे हम लोग, क्यू बेसिक के बारे में भी और सी लैंग्वेज के बारे में। इसके बाद आपको आता है डेटाबेस लैंग्वेज। क्या आता है, डेटाबेस लैंग्वेज आता है, जिसको है आपको डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसको हम लोग को यूज करना है फॉक्सट्रोट। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या काम करता है ना। ये थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। डेटाबेस लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते होंगे कि डेटा क्या है, डेटा इज द रॉ मटेरियल, है ना। एनीथिंग इज डेटा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एनी ऑब्जेक्ट हैज डेटा। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपसे रिलेटेड आपका डेटा है, आपका आईडी है, आपका नेम है, आपका कोर्स है, आपका फी है, आपका एड्रेस है, वो डेटा हो गया। जैसे मैं अगर नॉर्मली अगर आप भाषा में देखें तो आप मैं पूछूंगा कि बीबीएम पार्ट 3 का डेटा दीजिए, स्टूडेंट का डेटा दीजिए, यानी कि आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चाहे आपको आईडी मान रहा हूं, आपको नेम, आपके फादर नेम, यानी जितना भी स्टूडेंट है 100-150 सारे स्टूडेंट का डेटा के मतलब कि आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं कि मांगने के बाद, जैसे मेरे पास आपका डेटा आ गया तो हम डेटा को कहीं पर रखेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर करेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं कि जैसे तैसे कहीं पर रख दें, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर करेंगे। तो उसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग कहते हैं डेटाबेस, यानी बोल सकते हैं कि डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड वे में। यानी कि अब आप टर्म्स यूज कर सकते हैं कि बीबीएम पार्ट 3 का मुझे डेटाबेस बनाओ, इसका डेटाबेस दो, यानी कि कहीं पर उसके डेटा को आप रखे हुए ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको दो। और ऑब्वियसली दुनिया में डेटाबेस को ऑर्गेनाइज्ड करने का सबसे पॉपुलर तरीका है, वो है टेबुलर फॉर्मेट, इस तरह ऐसे ही रखते हैं हम लोग, ये इस तरह। अब इसमें हो गया आपको आईडी, इसमें हो गया नेम, इसमें हो गया कोर्स, इसमें हो गया फी, इसी तरह आपका रहेगा। अब इसमें पहला स्टूडेंट का डेटा है, आईडी है, नेम है, कोर्स है, फी है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही डेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट का डेटा है, इसी तरह अगर 100, 200, 300, 4000, 5000 जितना भी स्टूडेंट है सबका इस तरह डेटा होगा। तो ये स्टूडेंट के डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने का पर्पस क्या होगा कि हम लोग फर्दर उस डेटा को इजिली वे में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार डेटाबेस बना दिया तो उसके फर्दर हमको काम भी तो है ना, एक्सेस करना है, अपडेट करना है, बन गया तो फिक्स तो नहीं हो गया।
तो इजिली हम लोग यहाँ पर उस पे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डेटाबेस। दैट मीन्स क्लियर दिख रहा है कि डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, अब इस डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग कॉपी पर तो नहीं बनाएंगे, कॉपी पर भी बना सकते हैं इस तरह के टेबल, लेकिन बात यहाँ कॉपी पर बनाने की तो नहीं होगी कि हम लोग रूलर से लाइन खींच दिए और इस तरह बना दिए। यहाँ पर हम लोग काम करेंगे डेटाबेस बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कंप्यूटर का यूज करेंगे। और कंप्यूटर में इस तरह के चीजों को बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, एक्सेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सेल का को हम लोग यूज करते हैं, बट उसको डेटाबेस, हाँ एक्सेल का यूज करते हैं, लेकिन एक्सेल के अलावे भी बहुत सारी ऐसी है सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग यूज करते हैं एज ए डेटाबेस बनाने के लिए। उसको बोलते हैं हम लोग डीबीएमएस। क्या बोलते हैं, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि डेटा आपने समझ गया कि डेटा क्या है ना। डेटा इज द रॉ मटेरियल विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट समथिंग। डेटाबेस क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करके रखने के लिए हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। ठीक है, अब डीबीएमएस क्या प्रोवाइड करेगा, तो डीबीएमएस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले तो आप डेटाबेस क्रिएट करोगे इस तरह से, उसके बाद क्रिएट करना मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, उसके बाद इसमें रिकॉर्ड एंट्री करोगे। उसके बाद तीसरा काम होगा आपको क्या, रिकॉर्ड को अपडेट करना। कोई एंट्री हो गया, किसी को मोबाइल नंबर चेंज कराना है, पर्टिकुलर आईडी वाले को मोबाइल नंबर चेंज करना है तो अपडेशन हो गया। पर्टिकुलर आईडी का फादर नेम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है तो अपडेट करोगे, 3 काम हो गया। चौथा काम हो गया आपको क्या करना, डिलीट करना, कि अगर डेटाबेस से वो छोड़ दिया, स्टूडेंट पास आउट हो गया है तो उसको डेटाबेस से हम लोग हटा दें तो डिलीट करना। पांचवा काम हो गया एक्सेस करना। एक्सेस करना मतलब क्या, कि हम लोग देखना चाहते हैं कि इस आईडी वाले स्टूडेंट क्या है या इस नेम वाले स्टूडेंट का क्या फी है। ठीक है, या इस स्टूडेंट का क्या एड्रेस है, वो एक्सेस करना। यानी कि एक तरह से डेटाबेस पर हम लोग 5 काम करते हैं, क्रिएशन, अपडेशन, ठीक है, क्रिएशन, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, एक्सेशन। और ये 5 काम करने के लिए आपको एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इस पूरे काम को परफॉर्म करता है। उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका यहां हो गया डेटा, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसी में से एक है आपको फॉक्सको। अब आप कहिएगा कि ये सारा काम तो सर एक्सेल में हो जाता है, लेकिन एक्सेल को हम लोग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा कि सारा काम हमारा एक्सेल में हो जाता है, बट हम लोग एक्सेल को डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं। जबकि एक्सेल में तो ये टेबल बना हुआ है, उसमें आप रिकॉर्ड एंट्री भी कर सकते हैं, उसके बाद उससे एक्सेस भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। सिर्फ चाहिए कि इसमें कोर्स है बीबीएम, सारे पूरे इमेज का सारा स्टूडेंट का एक्सेल में रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि सिर्फ बीबीएम वाले रिकॉर्ड ही दिखाए, बीबीएम वाले लोगों को ये स्क्रीन पर दिखाए, तो हम लोग फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर में जिसको चेक करेंगे वही सिर्फ शो करेगा स्क्रीन पर, है ना। डिलीट करना है तो ऑब्वियसली सेलेक्ट करके हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है,
है ना, अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए हम लोग सर्च भी करते हैं, कंट्रोल ऐप से सर्च करके जाएंगे, वो नाम शो करेगा, उसके कॉलम में जाके उसके मोबाइल नंबर, फादर नेम, है ना, या फिर हम लोग एड्रेस वेड्रेस चेंज कर देंगे, ये सब चेंज कर देंगे, फिर भी हम लोग एक्सेल को डेटाबेस नहीं बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा क्लैरिटी यहां देखिएगा। एक्सेल क्या है कि स्टैंड अलोन यूज होता है। स्टैंड अलोन कहने का मतलब कि एक डेटाबेस को यूज करते हैं हम लोग स्टैंड अलोन, मतलब अपने आप में उसको यूज करते हैं, किसी दूसरे लैंग्वेज से उसका मतलब नहीं है। और एक होता है बैकएंड। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बैकएंड क्या है। देखिए, सॉफ्टवेयर आप लोग देखे होंगे, सॉफ्टवेयर देखे भी होंगे। सॉफ्टवेयर ऐसे भी तो कंप्यूटर सिस्टम में आप यूज करते ही हैं, जैसे एमएस वर्ड यूज करते हैं। एमएस वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है ना, बड़ा सॉफ्टवेयर है। उसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर या डिजाइनर बना नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें मैकेनिज्म है। अगर बीसीए का यहाँ का बच्चा है या एमसीए किया हुआ है तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर बनाना आसान काम नहीं है, बहुत टेक्नोलॉजी है उसमें, है ना। लेकिन छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बना सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप मेडिकल शॉप में जाते होंगे, वहां उसका सॉफ्टवेयर आप देखते होंगे, तो या तो वो पहले से बना हुआ सॉफ्टवेयर का यूज करता है, या बड़ा दुकानदार है, बड़ा होलसेलर है, तो वो क्या करता है कि जैसे वो चाहे तो एक्सेल का भी यूज कर सकता है, वो चाहे तो पहले से जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है उसको भी खरीद के यूज कर सकता है। लेकिन वो चाहता है कि मेरा अपने तरीके का सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो मार्केट में उतर रहा है वो तो एक पर्टिकुलर दुकान को देख के तो नहीं बनाया है। तो अगर वो एक सिनेरियो देख के बनाया है कि ऐसे ऐसे एक दुकानदार को काम होता है, ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो ये सब फैसिलिटी उसको मिलेगा। लेकिन कुछ आपको पर्सनल है जो आपको अपने हिसाब से करना होता है, तो वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। तब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मेरा बड़ा सा दुकान है तो हम चाहते हैं कि एक मेरा खुद का सॉफ्टवेयर हो, हम अपना बना लें, हम अपने तरीके से आउटपुट रखें, हम अपने तरीके से डिजाइन रखें, हम अपने तरीके से उसमें फोटो रखें, हम वहां लिखना चाहते हैं जय माता दी, तो ये तो वो सारा, ये सारा चीज आप बनाना चाहते हो तो आप जाते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास। सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको चार्ज करता है और फिर आपको उसके बदले में सॉफ्टवेयर डिजाइन करके देता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड कहने का मतलब होता है कि जो को फ्रंट पर दिख रहा है ना, जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, है ना, होम पेज पहला पेज खुलता है, आप रजिस्टर होते हो, सबसे पहले आप रजिस्टर होने में आपका वो रिकॉर्ड मांगता है, आपका नेम मांगता है, आपका ईमेल आईडी मांगता है, आपका मोबाइल नंबर मांगता है, ये सारी चीजें मांगता है, तो ये फ्रंट एंड है। उसके बाद आप जब रजिस्टर हो जाते हो, पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड आप सेट करते हो अपना। जब एक बार रजिस्टर हो जाते हो तो फिर आप साइन इन करते हो, लॉग इन करते हो, तो लॉग इन में आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने सेट कर रखा है वो पासवर्ड डाल के आप लॉग इन करते हो, ये सारा चीज करते हो। तो वो जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड दिख रहा है। और लॉगिन होने के बाद फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, तो फिर फॉर्म खुल जाता है, आप फॉर्म में पूरा डिटेल्स भरते हो, कोई भी एग्जामिनेशन अगर देना हो तो उसको फॉर्म भरते हो, तो पूरा डिटेल्स आप भरते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, फ्रंट एंड होता है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो आपने रिकॉर्ड भरा उतना सारा, अपना यूजर नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड, और उसको खोलने के बाद भी आपने रिकॉर्ड भरा, वो रिकॉर्ड कहां जाके स्टोर होता है, सिर्फ हम लोग जानते हैं कि सर्वर पर जाके स्टोर हो गया। लेकिन सर्वर पर स्टोर रखने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म होगा, तो वो होता है मैकेनिज्म क्या, बैकएंड बुलाता है। क्या बुलाता है, बैकएंड बुलाता है। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है उसको दोनों को नॉलेज होना चाहिए, फ्रंट एंड का भी और बैक एंड का भी। ठीक है,
दोनों का नॉलेज होना चाहिए। फ्रंट एंड को बनाने के लिए हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होता है और बैकएंड को बनाने के लिए हम लोग को डीबीएमएस सीखना होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका क्या आ जाएगा, तो क्यू बेसिक आ जाएगा, सी आ जाएगा, जावा आ जाएगा, वीबी आ जाएगा, पीएचपी आ जाएगा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाएगा। और बैकएंड में देखा जाए तो बैकएंड में आपका क्या आएगा, यही डेटाबेस आ जाएगा, जिसमें मार्केट में आप लोग सुने होंगे फॉक्सप्रो तो है ही, ओरेकल, माईएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, है ना, बहुत सारे 100-150 आपको डेटाबेस लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। सब लोग सीखता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है। एक भी सीख लेता है तो दूसरा कोई थोड़ा मेहनत करके दूसरा भी सीख सकता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीज होता है। अब एक्सेल एज ए बैकएंड इस्तेमाल नहीं होता है ना, एक्सेल एज ए बैकएंड इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए इसको डीबीएमएस नहीं बोलते हैं। एक्सेल अपने आप में, इसको फ्रंट एंड बैकएंड से कुछ मतलब नहीं है, ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आप डेटाबेस बनाइए और अपना काम निकालिए, ये तरीका नहीं है ना। ये आप डायरेक्ट एक्सेल खोलिए और एक्सेल में आपको डेटा जाएगा। लेकिन आप कोई वेबसाइट अगर खोलते हो, तो मैं अगर एक छोटा सा वेबसाइट आपको बता रहा हूं फ्रंट एंड और बैक एंड का, वहां से आप चीजों को और ज्यादा क्लियर समझ पाओगे। जैसे आप वेबसाइट यूज किए भी होंगे, ये देखिए आरटीपीएस जैसे इस वेबसाइट का तो लगभग सब लोग यूज किए होंगे। रेसिडेंशियल के लिए, कास्ट के लिए, इनकम के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसको डिजाइन करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया होगा। ठीक है, लेकिन आप इसमें जो डालते हो वैल्यू, जैसे मेल डाले या एप्लीकेंट का नाम डाले या फिर ये सारा चीज डाले, ये डालने के बाद फिर आप क्या करते हो, सबमिट। लास्ट में क्या करते हो, आप सारा चीज करोगे, उसके बाद क्या करते हो, प्रोसीड या सबमिट होगा, प्रोसीड करते हो, प्रोसीड होगा, सबमिट होगा, सेंड होगा, ओके होगा, नाम अलग अलग हो सकता है। तो ओके होने के बाद ये डेटा कहां जाता है, तो इसके बैक में इसका पूरा सॉफ्टवेयर तो आपके सिस्टम पर नहीं है, इसका पूरा सॉफ्टवेयर तो किसी दूसरे जगह सिस्टम पर है, और जहां पर ये सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। और वहां से आपको खुल के कहां आ रहा है, आपके सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर जाके ये सारा वैल्यू स्टोर होता है और वहां पर आपको एक डेटाबेस बना होगा। क्या बना होगा, एक डेटाबेस बना होगा, ये इस तरह से डेटाबेस बना होगा। और जितना भी इसमें लेवल्स है, जैसे एक जेंडर का बना होगा, ये नेम ऑफ एप्लीकेंट का बना होगा, ये जितना भी लेबल्स है, सारा लेबल्स का नाम का, इसको लेबल्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग। जैसे जेंडर हो गया, नेम ऑफ एप्लीकेंट हो गया, ये सब लेबल है। जितना भी लेबल होगा, सब लेबल के नाम से एक कॉलम बना हुआ होगा। और जो भी पहला स्टूडेंट फिट करेगा, प्रोसीड करेगा, सब इस तरह आ जाएगा। जैसे मेल आ जाएगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, जो जो डाला वो सारा आ जाएगा। दूसरा आएगा, इस तरह आ जाएगा। और यहां पर आपको अगर 5 लाख 10 लाख जितना भी भरेगा, तो उस तरह डेटा इस तरह भरते जाएगा। ठीक है, ये काम करेगा। और ये बनता है आपको कोई ना कोई डीबीएमएस लैंग्वेज से, एक्सेल में नहीं होगा। अब सपोज हमको ये तो जरूरी है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरा तो जो इस वेबसाइट का ओनर है उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ कौन सा कहाँ कितना फॉर्म आ जाया है, तो उसको इससे मतलब नहीं है। वो जाएगा बैकएंड में और बैकएंड में ये डेटाबेस खोलेगा।
ठीक है। और उस डेटाबेस को खोलते ही देखिएगा कि आज इतना फॉर्म आया, आज 5000 और रिकॉर्ड आया है। अब इस डेटाबेस से वो क्वेरी करेगा, उसको यहां से कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक बार बना दिया, ये यूजर को लिए दे दिया है, ये यूजर अपना काम करेगा, नॉर्मल यूजर। लेकिन जो ओनर होगा वो सीधे यहां जाएगा डेटाबेस में। अब डेटाबेस में वो पता करेगा, सबसे पता करेगा कि सबसे ज्यादा फॉर्म किस जिला से आएगा। तो हर एक चीज डीबीएमएस लैंग्वेज में ना कमांड्स होता है, वो कमांड मारेगा कि फलाना जिला का दिखाओ कितना है, तुरंत से खाली वही शो करेगा, है ना। जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी क्वेरी कर सकता है। ए नाम वाला कितना ए नाम वाला कितना रजिस्टर किया है, ए नाम वाला दिखा देगा। फलाने पोस्ट से कितना रजिस्टर कर देगा। मतलब बहुत डेटाबेस में यही सब पढ़ना रहता है कि कैसे हम लोग रिकॉर्ड को देखते हैं। तो ये काम कौन करेगा? डेटाबेस डीबीएमएस लैंग्वेज करेगा, जो इसमें ओरेकल हो गया, फॉक्स प्रो भी हो गया, माई एसक्यूएल, ये सब। और ये काम एक्सेल नहीं करता। अब सोचिए कि अगर ऑनलाइन फॉर्म भराना रहता तो हम किसी को एक्सेल फाइल नहीं ना भेज देंगे कि एक्सेल फाइल लो और इसमें तुम एंट्री कर लो, वो चीज तो नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग को इस तरह से देना चाहिए ना इंटरफेस, इसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट का फ्रंट एंड ऐसा फ्रंट एंड हो कि कोई नॉर्मल यूजर भी हमारे वेबसाइट को क्या कर ले, यूज कर ले। उसको हम लोग इस तरह टेबल बना के देंगे और कहेंगे कि ये कॉलम के नीचे अपना ये डाल लो, ये कॉलम के नीचे ये डाल लो, तो कोई डालेगा क्या? नहीं। तो हम लोग एक फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, जिसके लिए हम लोग सीखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक बैकएंड में हम लोग ये रखते हैं। ठीक है, जहां पर ये होगा। सही है। इस तरह से अगर सपोज कोई अगर वेबसाइट है, जैसे आप लॉगिन पासवर्ड डालते हो, लॉगिन पासवर्ड का भी एक टेबल बना होता है अलग से। ये तो इसका हो गया, अगर शुरुआत में लॉगिन पासवर्ड बना होगा, लॉगिन पासवर्ड का भी टेबल बना होता है। एक लॉगिन नाम का होगा और एक सॉरी एक यूजर नेम नाम का होगा, एक पासवर्ड नाम का होगा। तो ऑनर पास सब चीज है, ऑनर को मालूम है कि आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है। पासवर्ड दो ही लोग चेंज कर सकते हैं, या तो आप चेंज कर सकते हो क्योंकि वो आपको मोबाइल नंबर, आप ओटीपी, लेकिन ऑनर चाहे तो भी पासवर्ड चेंज कर सकता है क्योंकि उसके पास डेटाबेस में सब चीज है ना। आप दिए हो पासवर्ड एबीसी 123, तो उसके पास एबीसी 123 दूसरा का पासवर्ड, यूजर नेम ये है, ईमेल आईडी ये है, उसका है ना, XYZ123, तो XYZ123 उसके डेटाबेस में है। उसके पास तो सब चीज है, ऑनर के पास सब चीज है, उसके पास आपका पासवर्ड खुला हुआ है, ये है। लेकिन अब ये भी जान रहे, कुछ लोग ब्लॉकचेन देखे होंगे तो अब ये भी जान रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि मेरा पासवर्ड ऑनर भी नहीं जान पाए, तो ये भी तरीका आ गया है, ऑनर भी नहीं जान पाएगा। कुछ ऑनलाइन मैकेनिज्म ऐसा है कि पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, कि पासवर्ड आप दिए हुए ABC123, लेकिन यहां पर कुछ इस तरह स्टोर हुआ डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में, बीच में हम लोग एक और सॉफ्टवेयर लगा देते हैं। पासवर्ड आपने डाला एबीसी, बीच वाला सॉफ्टवेयर क्या किया कि आपके पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर दिया। मतलब वैसा फॉर्म जिसको हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, और वो स्टोर हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जो व्हाट्सएप में आप देखते भी होंगे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि आपके चैट पहले उस आप जो भी चैट करते थे वो उसके डेटाबेस में रहता था, सब चीज है उसके डेटाबेस में, है ना। आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब चीज है आपके पास, आपका मैसेज। लेकिन अब वो भी तरीका ये खत्म कर दिया कि नहीं, यूजर का पर्सनल मैसेज क्या है, आपके पास वो मैसेज है, ऑनर के पास वेब व्हाट्सएप फेसबुक के ऑनर के पास आपका सारा मैसेज है, बट उसके पास भी किस फॉर्मेट में है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। वो भी नहीं जान रहा है, वो जान रहा है कि मैसेज है, वो भी नहीं जान रहा है कि क्या मैसेज है। ठीक है, तो ये तरीका बहुत लेटेस्ट तरीका आ गया है कि ऑनर को भी नहीं मालूम चलेगा। तो खैर वो आगे की चीज है। तो ये चीज हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, आप शायद समझ गए होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या है। एज ए डेटाबेस बैकएंड काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग फ्रंट एंड बनाते हैं, और दोनों के थ्रू हम लोग एक क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज करेंगे। चलिए, तो इसको अभी बंद करते हैं।
तो ये तीनों है प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग क्यूबेसिक और डेटाबेस के लिए फॉक्सप्रो यूज करेंगे, और फिर एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी यूज करेंगे। बेसिक चीज समझेंगे, कोड समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सीख लेंगे तो सॉफ्टवेयर तुरंत बनाने लगेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर पर्पस क्या है कि थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट जानो, कि अगर आप आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हो कि सर डेटाबेस में कुछ गड़बड़ी है, आपके पास जो काम करने वाला आपके अंदर आईटी के बंदे काम कर रहे हैं, सर डेटाबेस काम नहीं कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं कि डेटाबेस में क्या हो रहा है। भले ही आपको नॉलेज नहीं है डेटाबेस बनाया कैसे जाएगा, लेकिन आपके पास डेटाबेस है, आपके कमांड है, आपके पास डेटाबेस है, क्या क्या एंट्री आया आप खुद देख सकते हैं, तो आपके दिमाग में रहेगा ना कि ये बैकएंड काम कर रहा है, वहां से फ्रंट एंड, तो आप पूछ सकते हो टर्म्स कि बैकएंड कैसे डिजाइन किया है, दिखाओ मुझे, फ्रंट एंड में क्या रखे हो, बैकएंड में कौन से लैंग्वेज यूज किए हो डेटाबेस के लिए, है ना, फॉक्सप्रो यूज किए हो, ऑरेकल यूज किए हो, माईएसक्यूएल यूज किए हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज कर रही हो, सी और क्यू बेसिक से तो नहीं बनाएगा सॉफ्टवेयर, उसके लिए जावा हम लोग यूज करते हैं, VB.NET यूज करते हैं, PHP यूज करते हैं। तो ये सब टर्म्स आपको आ जाएगा, कोडिंग का बेसिक क्राइटेरिया भी आ जाएगा, कोडिंग कैसे काम करता है, कैसे दो नंबर आप सिंपल ही बनाएंगे, दो नंबर को जोड़ने का, एडिशन करने का, मल्टीप्लीकेशन करने का, कैसे दो नंबर को जोड़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, है ना, कैसे एक मैसेज दे देता है, ये भी आप अच्छा मैसेज देते हो, आप जाते हो एटीएम में आप करेक्ट पासवर्ड डालते हो, करेक्ट पिन डालते हो, तो प्रोसीड कर जाता है, फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। जब पासवर्ड नहीं डालते हो तो एक मैसेज आता है, योर एंटर्ड पिन इज रॉन्ग, योर पिन इज इनवैलिड। तो वो कैसे देता है, तो वो टर्म्स आप जान जाओगे कि ये मैकेनिज्म से होता है, ये यहाँ पर वो सारा मैसेज प्रोग्रामर दिए रहता है कि कब कब यूजर गलती करेगा तो हमको क्या मैसेज देना है, तो प्रोग्रामर सेट किया रहता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब जो इंटरनल टर्म्स है, इसकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी। आप भी देख सकते हैं कि यूजर अगर गलती करे तो ये मैसेज हम लोग यूजर को दिलाए, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यूजर क्या क्या गलती कर सकता है, कितना पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, वो सारा आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यूजर अलग अलग नंबर डालता है, फिर जोड़ देता है ना, कैलकुलेटर में। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको समझ में आएगा, और डेटाबेस में कैसे डेटा से हम लोग रिकॉर्ड को फेच करते हैं, ये सारे तरीके आपको इसमें समझ में आएगा। क्लियर है? तो इसमें हम लोग विधिवत शुरुआत करेंगे यहाँ से, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन क्यूबेसिक, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल जानकारी देंगे, और यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और किसी को आज का क्लास का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकते हैं, किसी को कोई पॉइंट समझने में दिक्कत होगा तो वो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली वन वे हम ही बोलते रहें, है ना, आपको हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपको इंटरेस्ट बना रहे। मैं वो एकदम से डेप्थ में नहीं जाऊंगा जिससे आपको फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाए। आपको बस बेसिक उतना ही बताएंगे कि आपको इंटरेस्ट भी बरकरार रहे, और आप चीजों को समझ भी रहे, और आपको पढ़ने में